नमस्कार, स्वागत है आज आपका डे 7 ऑफ लर्न एवरी डे। पूरा एक हफ्ता हो गया है साथ में। आज का टॉपिक है यूनियन एंड सिटीजनशिप, आर्टिकल 1 to 11। हमारा एक अच्छा खासा पहला सेक्शन कवर हो गया है। ठीक है, हमने हिस्टोरिकल एंड मेकिंग कर लिया है, हमने अमेंडमेंट कर लिया है, बेसिक स्ट्रक्चर कर लिया है, हमने प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स कर लिया है, हमने डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज भी कर लिया। साथ में हम कुछ करंट इश्यूज को भी साथ लेकर चल रहे हैं। आज हम करेंगे आर्टिकल 1 to 11। ठीक है, यूनियन एंड सिटीजनशिप। ठीक है, ये दो चीजें हैं। यूनियन, इसमें क्वेश्चंस जिस तरीके से आते हैं, आपको आर्टिकल नंबर और आर्टिकल में क्या है ये आना जानना जरूरी है। ठीक है, कुछ ट्रैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादातर इतना ही आता है कि इस आर्टिकल में क्या है, वो मैच करने के लिए आ जाएगा, या स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ देगा कि ओके ये चीज किस आर्टिकल में है, तो वो आपको ऑप्शंस में देखना होगा। तो आपको इसमें मेजरली जो याद रखने वाली चीज है वो यही है कि किस आर्टिकल में क्या चीज दी हुई है। ठीक, चलिए। आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज, आप लोग क्योंकि पढ़े लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो और कॉन्स्टिट्यूशन को समझे हुए हैं, तो आपको पता है भैया ये भारत जो है नाम नहीं चेंज किया जा रहा है। इंडिया दैट इज भारत, ये दोनों नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है। शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, ये यूनियन है, हम फेडरल नहीं, हमारा फेडरल कैरेक्टर है, हमने एक स्ट्रक्चर फेडरल जैसा बनाया हुआ है, लेकिन वी आर अ यूनियन। अच्छा, ये क्यों किया गया? ताकि हमने यार इंडिया पाकिस्तान का देख लिया था जो हुआ। हम नहीं चाहते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे या रीजनलिज्म के बेसिस पे कोई और स्टेट अब बाहर भागे। ठीक है, आगे हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे भी, उनकी बाउंड्रीज ऑल्टर करने के लिए भी पार्लियामेंट को कोई खास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जैसा कोई प्रोसीजर नहीं करना पड़ता है, वो इजीली किया जा सकता है। पार्लियामेंट को ताकत इसलिए दी गई ताकि वो यूनियन स्ट्रांग रहे, स्टेट्स अलग अलग ना भागने लगे। उनको पहले से पता था राजनीति होगी इस चीज पे। अंग्रेज जब डिवाइड एंड रूल करके गए तो मतलब वो फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको एक्सपर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए इंडिया शैल बी अ, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें तीन तरीके, तीन चीजें, टेरिटरी जो स्टेट्स हैं वो आएंगी, यूनियन टेरिटरीज जो है वो आएंगी, एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, जैसे सिक्किम शामिल हुआ। ठीक, इजी चीज है। अगला, आर्टिकल 2, एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन, अगेन जैसे सिक्किम आया। ठीक है, स्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स बना सकता है, स्टेब्लिश कर सकता है, उनको लाके स्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, मेनली एप्लीकेबल टू फॉरेन टेरिटरीज, एग्जांपल सिक्किम 1975, ये याद रखिएगा, सिक्किम का एग्जांपल 1975 के साथ याद रखिएगा, वो 2A करके लिखा भी आपको मिलेगा अपने बैरक में। अगला आर्टिकल, फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन ऑफ स्टेट्स। पार्लियामेंट के पास क्या ताकत है? वो नए स्टेट्स बना सकती है, वो जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनका एरिया घटा बढ़ा सकती है, जैसे बिहार के साथ किया। ठीक है, जैसे आंध्रा वो तेलंगाना किया, पंजाब हरियाणा किया। तो जितनी स्टेट जो डिवाइडेड है इनको भी जरा एक बार देख लीजिए, स्पेशली अगर आप एक ऐसे स्टेट से आते हैं, ठीक है, जिसका डिवीजन किया गया है, तो उसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड हुआ था वो अलग होके, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, स्पेशली अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, तो उस स्टेट का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अल्टर बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ स्टेट, नेम बदलने के लिए। ठीक है, इसमें अभी रिसेंट में भाई बात चली है कि ये वेस्ट बंगाल का नाम इतने सालों से वेस्ट क्यों है, जबकि ईस्ट में है हमारे। ठीक है, वो इसलिए था, वो ईस्ट बंगाल बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो उसके रिलेटेड न्यूज़ में थोड़ा देखते रहिएगा, हालांकि अभी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मेजर डेवलपमेंट होगा। ओनली स्टेट व्यूज रिक्वायर्ड नॉट कंसेंट, उनके व्यूज मांगते हैं, अगेन क्योंकि हमें यूनियन को स्ट्रॉन्ग रखना है इस मामले में, ताकि स्टेट्स अलग अलग ना भागें, अनडिवाइडेड इंडिया रहे, दोबारा से डिवाइड ना हो। आर्टिकल 4, लॉज अंडर आर्टिकल 2 and 3। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 में अमेंड फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या है आपका, जिसमें स्टेट्स और
उनके नाम और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका पूरा दिया हुआ है। फोर्थ शेड्यूल है राज्यसभा में उनकी कितनी सीट्स होंगी, ठीक, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितनी सीट्स होंगी। तो ये भी आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे आपके स्टेट की कितनी सीट है राज्यसभा में, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपका यूनियन टेरिटरी विद स्टेट असेंबली, तो कितनी सीट्स आपके स्टेट की राज्यसभा में है, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। बाउंड्री की और याद कर सके तो और अच्छा, ठीक है। सच लॉज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मैंने तब भी बताया था आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट का डे 2 का वीडियो है, कि इससे बाहर भी कई सारी जगह आपको लिखा मिलेगा कि नहीं यार ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से कम हो जाएगा, ठीक है। वहां पे जो प्रोसीजर्स लेट डाउन है उस तरीके से आपको दोनों सदनों में टू थर्ड वाली चीज वो नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे नॉर्मल आपका बिल पास हो जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसीजर यहाँ फॉलो नहीं होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड। ये मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन लेके आऊँ क्योंकि ये ट्रैप क्वेश्चन है, जैसा मैंने अभी बताया था। इसका 1 मिनट वीडियो को आप चाहें तो पॉज करें और 2 मिनट सोचें, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड। अब बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे बोथ, बट नो, ओनली फर्स्ट। अब ओनली फर्स्ट क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स यही लिखा है, राइट टू सिसीड वाली बात इम्प्लाइड है। अब इसमें अंतर क्या है? यहाँ आपने बिल्कुल ही उसको एक तरीके से फेडरल कैरेक्टर को मार दिया अगर आपने ये कह दिया कि स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड, ठीक है। स्टेट्स का व्यू तो इंपॉर्टेंट है, हमने एक अच्छा टर्म लिया, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये नो राइट टू सिसीड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, इट इज इम्प्लाइड। तो भैया इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करके आना, क्योंकि ये आया था, बहुत लोगों ने बोथ लगाया है, ठीक है। 2012 का आपका क्वेश्चन है। अब 2014 का ये क्वेश्चन है, पार्लियामेंट कैन अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट अंडर, ये बहुत इजीली हमने अभी देखा आर्टिकल 3। सो ये तो इजी क्वेश्चन था, ये इसी तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए ये आपके गलत हो जाए तो भाई नहीं होने चाहिए गलत, ये काफ़ी इजी था। सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है, पार्ट 2, डील्स विद द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप यानी कोई स्टेट की अलग से सिटीजनशिप आपको नहीं लेनी, जैसे अमेरिका वगैरह में होता है कि भाई स्टेट की आप अलग सिटीजनशिप लेते हैं, ठीक है। हमने ये चीज यूके से ली है, ठीक। अगेन लेटर मैटर्स गवर्न बाय सिटीजनशिप एक्ट 1955, अभी 2015 तक एक और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो आ चुका है, इसी में फर्दर अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, ठीक है। लक्ष्मीकांत से भी इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट, सिटीजन इफ डोमिसाइल्ड इन इंडिया, इंडिया में पहले से रह रहा है, बॉर्न इन इंडिया, पेरेंट बॉर्न इन इंडिया या रेसिडेंट फॉर 5 years, 5 सालों से अगर वो रह रहा है तो वो सिटीजन हो जाएगा। यानी अगर वो पहले से इंडिया में रह रहा है, क्योंकि हम नए नए देश बने थे तो नए नए देश के वो कौन से नागरिक होंगे, तो वो है, ठीक, डोमिसाइल्ड इन इंडिया, बॉर्न इन इंडिया, पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया और रेसिडेंट फॉर 5 years। अब आप कहोगे साहब पाकिस्तान से जो आए थे उनका, ये लो जी, माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, आर्टिकल 6, माइग्रेशन टू पाकिस्तान की भाई अब ये सिटीजन नहीं रही है तो पाकिस्तान के नागरिक हो गए, आर्टिकल 7, इंडियंस रिसाइडिंग अब्रॉड, क्योंकि उस टाइम पे कई सारे इंडियंस भाई दूसरे देशों में भी थे, उनको नागरिकता भारत की चाहिए, आज़ाद भारत की उन्हें नागरिकता चाहिए, तो आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, वॉलेंट्री फॉरेन सिटीजनशिप, लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अच्छा, आर्टिकल 9 बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में, क्योंकि इस पर सवाल आ सकता है। अब वो इसलिए क्योंकि इस पर चर्चा कई बार हो चुकी है। क्या होता है अक्सर, जैसे हमारे देश में पहले इनहेरिटेंस टैक्स होता था, ठीक है, कई बार बात चली सुपर रिच टैक्स लगाने की, ठीक है, कि वही रॉबिन हुड स्कीम, अमीरों से लो गरीबों को दो, ठीक। इसमें कई बार क्या होता है, देश छोड़ के वो भाग जाते हैं, ठीक है, सिटीजनशिप अपनी गिव अप कर देते हैं, ठीक है, माल्या साहब भागे हुए हैं, ठीक। तो वहां पे भी ये कई बार आता है,
ठीक। अब मेजर ये एक जगह और आता है, ब्रेन ड्रेन। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, हम कितना ही खुश हो लें, दे आर नॉट इंडियन सिटीजन्स। उन्होंने गिव अप कर दिया है। क्यों? उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप लेनी थी। वहां पे जो जिस तरीके की जॉब्स उनको चाहिए थी वो अमेरिकन सिटीजनशिप के बाद ही उन्हें मिल सकती थी। ठीक है, स्पेस एक्स में भी काफी सारे इंडियंस एम्प्लॉय हैं, है ना। तो क्योंकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका डिफेंस में भी यूज होता है, तो उसके लिए भी उन्हें मिनिमम ग्रीन कार्ड चाहिए होता है। और कुछ पोस्ट के लिए आपको सिटीजन होना जरूरी होता है। नासा में आप देखें बहुत इंडियंस आपको मिलेंगे, पर उनको अगेन सिटीजनशिप, तो वहां की सिटीजनशिप लेने की वजह से इंडिया की सिटीजनशिप चली जाती है। अब इसमें डेवलपमेंट क्या है कि कई लोग और कई पॉलिसी मेकर्स ये चाहते हैं कि जैसे बाकी देशों में है, यूरोप के कई सारे देशों में, कि आप कई मल्टीपल देशों के सिटीजन हो सकते हैं, वैसा इंडिया में सिस्टम नहीं है फिलहाल। ठीक है, भविष्य में जब होगा तो उसको देखिएगा। तो इसको बस थोड़े कॉन्सेप्ट देख लिए, प्री में उतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा इससे। आर्टिकल 10 to 11 कंटिन्यूएंस एंड पार्लियामेंट्स पावर। आगे जो भी एक्ट बनेगा उसमें जब सिटीजन की बात होगी तो वो आर्टिकल 10 से पहले जो बातें हुई हैं उसके अकॉर्डिंग वो सिटीजन बैठा है तो उन पे वो लागू होगी। इतनी सी बात कह रहा है आर्टिकल 10 कि उनकी सिटीजनशिप अब लागू रहेगी। और जब आगे कोई लॉ बनेगा तो ये लोग सिटीजनशिप जब इस्तेमाल करा जाएगा सिटीजन्स, तो ये लोग कहलाएंगे सिटीजन्स। ठीक है, हर किसी को तो घर जा जाके वो सिटीजन का कार्ड दे नहीं सकते थे। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट इम्पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, फ्री है सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बनाने के लिए। ये पार्लियामेंट को ताकत देता है सिटीजनशिप पे लॉज बनाने के लिए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए सिटीजनशिप पे लॉज बनाने की ताकत पार्लियामेंट को किस आर्टिकल से मिलती है? आर्टिकल 11। और ये है बेसिस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, क्योंकि भाई ताकत मिली तभी तो बना पाया। सिटीजनशिप एक्ट 1955, पहला सिटीजनशिप एक्ट बना 1955। ठीक, क्लियर है आपका? अब अगेन क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। Citizenship of migrants from Pakistan to India at the time of commencement of constitution is dealt with। वीडियो को पॉज करिए और का जवाब दीजिए। Citizenship of migrants from Pakistan to India at the time of commencement of the constitution is dealt with Article 6। Second question, a person voluntarily acquiring the citizenship of a foreign country loses Indian citizenship under, अभी देख चुके हैं, आर्टिकल 9। ठीक, क्लियर है? इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। प्लीज़ 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 PYQ सॉल्व करिए, एक बार लक्ष्मीकांत की रीडिंग लगाइए। ठीक है, और अभी तक जो पढ़ा है उसको करते चलिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते चलिए। मैं आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगा, पर इंतज़ार मत करिए, आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, लर्न एवरी डे, सी यू टुमारो।